Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा. Friends, हम लोग BSc पार्ट का केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे, जो आपका एक बहुत बड़ा यूनिट कवर करता है. उसमें हम बेसिक चीजें सब जान चुके थे और जो थ्योरीज है केमिकल काइनेटिक्स की, उनको हम पढ़ रहे थे. और सबसे पहले हमने शुरू किया था टेम्परेचर इफेक्ट एंड आरएनएस इक्वेशन, जिसमें कि टेम्परेचर इफेक्ट में हमने देखा था कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है कि जो टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पे रिएक्शन का रेट है वो 2 to 3 टाइम बढ़ जाता है, मतलब 2 से 3 गुना तक हो जाता है, 200 से 300% तक बढ़ जाता है. और जो आरएनएस इक्वेशंस के बारे में भी हम जान चुके थे. देन हमने एक नया कॉन्सेप्ट, जो नया टर्म देखा था, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा, उसकी अवधारणा को हमने देखा था. उसके बाद में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हमने बनाए थे कुछ, जिनमें हमने कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और एब्सेंस में उन दोनों में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे मूव होता है और रिएक्शन कोई भी कैटलिस्ट डालने पे क्यों फास्ट हो जाती है, उसको हमने समझा था. साथ ही हमने दो तरह की रिएक्शंस और स्टडी की थी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू ही. एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि जो सराउंडिंग है उससे ली जाती है हीट, और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग, एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग को दी जाती है, एंडोथर्मिक में सराउंडिंग से ली जाती है. तो ये चीजें हम पढ़ चुके थे. साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि टक्कर हो, टक्कर होना सबसे जरूरी है. तो लास्ट क्लास में हमने क्या शुरू किया था, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, सक्रिय ऊर्जा की जो निर्धारण है वो हमने कर लिया था. फिर हमने एक सिद्धांत शुरू किया था. जो आरएनएस का इक्वेशन था वो किसी सिद्धांत पे आधारित नहीं था, आरएनएस समीकरण था. उसने कहा था कि जो आरएनएस ने कहा था कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर वेग में चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी, एक्सपोनेंशियली वृद्धि. जबकि देखा गया कि ताप बढ़ाने पर जो हमने कहा कि टक्कर जरूरी है ना, टक्कर तो 2 से 3% ही बढ़ती है. तो ये कारण जो था समझाने के लिए आगे और सिद्धांत दिए गए कि क्यों ऐसा होता है. तो सबसे पहले जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है सिंपल कोलिजन थ्योरी, जो बेस्ड है ऑन हार्ड स्फीयर. हार्ड स्फीयर क्या होता है, थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. दृढ़ गोला. तो यहाँ ये माना गया है कि जो एक मॉलिक्यूल है, अणु है, वो एक दृढ़ गोले की तरह है. ठीक है, जो बॉन्ड है उसका, ये सपोज 2 एटम है और एक बीच में बॉन्ड है, मॉलिक्यूल है, ये एक बॉन्ड है बीच में जो बहुत दृढ़ है. तो ना तो इसमें कोई रोटेशन है, ना तो ये मॉलिक्यूल घूम रहा है, ना इसमें कोई वाइब्रेशन है, ये सॉलिड है एकदम. ठीक है, तो ऐसा इस थ्योरी के अंदर माना गया. ये इमेजिनेशन है, एक्चुअली बॉन्ड कभी दृढ़ नहीं होते हैं, बट इसमें इमेजिन किया गया कि जो बॉन्ड है, वो जो अणु है, वो एक दृढ़ गोले की तरह है, जिसमें ना तो कोई घूर्णन है, ना कोई कंपन है. ठीक है. दूसरी बात इसमें ये कहेगी कि टक्कर होना जरूरी है. दो मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करेंगे तो उनमें टक्कर होगी तभी वो रिएक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. टक्कर होने के लिए ये जरूरी है कि उनकी दिशा एक प्रॉपर वे में आए. ऐसे आए या ऐसे आए ऐसा नहीं चलेगा, उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन में जब वो आएंगे तभी. क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना. तो वो रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जबकि वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएंगे. जैसे कि ये है, सपोज ये कोई एक मॉलिक्यूल A2 है, A है, और कोई मॉलिक्यूल B है. तो अगर ये इस तरह आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हम देख रहे हैं कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ना तो कोई बॉन्ड ब्रेक हो पा रहा है, ना कोई बॉन्ड बन रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है. लेकिन जब इस डायरेक्शन में आते हैं तो रिएक्शन हो जाती है. ठीक है, ये जरूरी है कि ओरिएंटेशन क्या है उनके टकराने की. दूसरी बात ये कि जब वो टकराएं तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको मिलनी चाहिए. मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही, उसको एनर्जी कौन सी चाहिए, दहली एनर्जी, जो हमने देखा दहली ऊर्जा. ठीक है, वो उसको चाहिए प्रोडक्ट में बदलने के लिए. डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो जो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करना है तो वो कहां से मिलेगी, इन टक्करों से मिलेगी. ठीक है, तो टक्कर से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलना चाहिए, जिससे कि दो मॉलिक्यूल टकराएं, टकरा के वो क्या करेंगे, दहली ऊर्जा को प्राप्त करेंगे.
एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या सक्रिय संकर बनाएंगे। वो सक्रिय संकर है वो बहुत ही उच्च ऊर्जा वाला है, अस्थायी है, वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट दे देगा। तो ये एक बेसिक सिंपल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और बीच पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, डेली एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और कोलिजन है। इन सबको मिला के हम समझ सकते हैं कि एक रिएक्शन क्या चीज है। इस थ्योरी से हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग, दाब, ताप, उसकी रिएक्टेंट की जो प्रकृति है या उसकी सांद्रता है उस पर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इसको जोड़ा टक्कर से। सांद्रता, जितना सांद्रों का टक्कर की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। उसकी प्रकृति, जितना उसकी प्रकृति का मतलब कि ओरिएंटेशन है, उसके बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी क्या है, ये सब चीजें हैं, तो वो भी टक्कर पे कितनी एनर्जी वो गेन करता है, उसकी टक्कर होती है, सब उसकी प्रकृति भी डिफाइन करेगा। ऐसा ही दाब और ताप, तो इन सब चीजों पे इसीलिए निर्भर करता है। ये जो हमने डिस्कस किया अभी, ये पर्याप्त ऊर्जा वाली क्रिया का अगर हैं, जिनको हम सक्रिय क्रिया कारक कहते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था, और जिनमें ऊर्जा कम होती है, सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो सक्रिय ऊर्जा रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो जितने सक्रिय ऊर्जा रखने वाले मॉलिक्यूल हैं वही तो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन इतना बढ़ जाता है। तो ये सक्रिय संकर बना रहे हैं, वो अल्टीमेटली उत्पाद दे रहा है। तो कम से कम इतनी ऊर्जा मिलनी चाहिए टक्कर से कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए और उत्पाद भी चेंज हो पाए, ठीक है। ये था सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर, एक दृढ़ गोले पर के आधार पर सरल संघटित सिद्धांत। अब इसका हम मैथमेटिकल रूप देते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसके। तो एक रिएक्शन है सपोज जिसमें A प्लस बी मिलकर C प्लस डी बना रहा है, बहुत ही सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ये, जिसमें हमने माना है कि इसमें जो अभिकारक A है, रिएक्टेंट A है, उसके टोटल भाग लेने वाले मॉलिक्यूल हैं वो है Na, और अभिकारक B के भाग लेने वाले मॉलिक्यूल हैं Nb। ओके, तो जब Na ए के भाग लेने वाले मॉलिक्यूल, Nb बी के भाग लेने वाले मॉलिक्यूल, तो इन दोनों की टक्करों की जो कुछ संभावना होगी उसको हम दिखा सकते हैं NaNb इस तरह, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यदि ये माना जाए कि जिस पात्र में ये गैस भरी है या जिस पात्र में ये रिएक्टेंट है उसका आयतन स्थिर है, ठीक है, तो इकाई आयतन में इकाई समय में जो A और B मॉलिक्यूल हैं उनमें जो टक्कर हो रही है उसकी जो संख्या है उसको इस समीकरण द्वारा दिया जाता है ZAB। ZAB क्या है, इकाई आयतन और इकाई समय में एक पात्र में जो रिएक्टेंट है उनके बीच टक्करों की संख्या, वह संख्या बराबर होगी Na Nb सिग्मा स्क्वायर AB 8 पाई KT 1/Ma प्लस 1/Mb और हाफ, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा AB क्या है, एवरेज व्यास है, औसत व्यास है उनका। ZAB हमने देख लिया क्या है, टक्करों की संख्या, इकाई आयतन इकाई समय में, ठीक है। Ma और Mb क्या है, अणुओं के आणविक द्रव्यमान है। T यहाँ पर परमताप है, ओके। तो इस तरह रिएक्शन दिया जाता है, इक्वेशन से दिया जाता है। पर हम जानते हैं टक्कर के सिद्धांत के अनुसार, तो कोलिजन थ्योरी है जो पढ़ते हैं उसके अनुसार इकाई समय एवं इकाई आयतन में टकराने वाले अणुओं की संख्या इनटू प्रभावी टक्कर अनुपात, क्योंकि मैं बार बार ये बता रहा हूं कि सारे टक्कर प्रभावी नहीं होते, जिन टक्करों से वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो गैप है वो मिल जाए, वो मॉलिक्यूल वही टक्कर प्रभावी होती है, और वही अणु सक्रिय अणु होते हैं जो इस टक्कर से इस सक्रिय ऊर्जा को प्राप्त कर पाए। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग है इकाई समय एवं आयतन में टकराने वाले अणुओं की संख्या इनटू प्रभावी टक्करों का अंश, ये अभिक्रिया का वेग बताता है। उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, माइनस dN/dt, ये अभिक्रिया का वेग है सपोज, दैट इज इक्वल टू Z/Q। Z यहाँ पर टकराने वाले अणुओं की संख्या है और Q प्रभावी टक्करों का अंश है। तो प्रभावी टक्करों का अंश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Q = N*/N। N है यहाँ पर
सक्रिय टक्कर वाले जो अणु है उनका अंश, और n यहाँ पर कुल अणु जो है, दैट इज इक्वल टू E माइनस E अपॉन आर टी पावर। ओके, तो यहाँ पर n मैंने बता दिया। अब क्या होता है, या वेग का मान लिख देंगे हम, तो z का मान हमें पता है, ऊपर टक्करों की संख्या इकाई समय का आयतन में, दैट इज जेड ए बी एन ए एन बी सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 पाई के टी 1 अपॉन एम ए प्लस 1 अपॉन एम बी का हाफ, पावर हाफ है ना। और q बराबर हमें पता है आपकी E माइनस E अपॉन आर टी, ये हमने यहाँ इसकी वैल्यू रख दिया। साथ ही अगर आप वेग समीकरण को देखें तो a और b रिएक्टेंट है, या हम ऊपर तक पढ़ते आ रहे हैं कि वेग समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो माइनस dn अपॉन dt है ना, दैट इज इक्वल टू n या कंसंट्रेशन है, दैट इज इक्वल टू k a की कंसंट्रेशन b की कंसंट्रेशन। तो ये हो गया वेग समीकरण से। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि n और nb a और b की सांद्रता है, ऊपर देख चुके हैं। k विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, इसको इस तरह लिख सकते हैं k na nb। इक्वेशन 4 जो हमने लिखा था z और q का मान रखने के बाद, और ये एक सिंपल जो वेग नियम से हमारे पास आया है कि na nb, फोर्थ और सिक्स समीकरण से हम ये दिखा सकते हैं कि k इज इक्वल टू होगा सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 पाई के टी 1 अपॉन एम ए प्लस 1 अपॉन एम बी ऑफ ई माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, इन दोनों को हमने बराबर रख दिया है। ओके, और k इज इक्वल टू इसको इस तरह लिखते हैं a डैश टी हाफ ई माइनस ई अपॉन आर टी, जहां पर जो a डैश है दैट इज इक्वल टू, उसको इक्वल बनाया हमने सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 पाई के 1 अपॉन एम ए प्लस 1 अपॉन एम बी पावर हाफ। ठीक है, t यहां से हट गया है, टी हाफ। तो इक्वेशन 8 का इसका हम लॉग लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है लॉग k बेस्ट e इज इक्वल टू लॉग a डैश प्लस हाफ लॉग t माइनस e अपॉन आर टी। और समीकरण 9 जो हमारे पास आया 8 का लॉग लेने पर, उसका टेम्परेचर t की सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो हमारे पास आता है d log k अपॉन dt दैट इज इक्वल टू e प्लस हाफ आर टी अपॉन आर टी स्क्वायर इक्वल टू e अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t। इस इक्वेशन में जो 1 अपॉन 2t है, उससे जो e अपॉन आर टी है उसका मान कहीं ज्यादा है, तो हम इसको नगण्य मान लेते हैं 1 अपॉन 2t को। तो इक्वेशन 10 इस प्रकार हो जाती है d log k अपॉन dt दैट इज इक्वल टू e अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें कुछ याद दिलाता है, तो ये हमें याद दिलाता है आरएलएस इक्वेशन, जिसको पढ़ चुके हैं। तो ये वही समीकरण है आरएलएस समीकरण। तो टक्करों का सिद्धांत और आरएलएस जो समीकरण है, जो आरएलएस ने समीकरण दिया था, और टक्करों के सिद्धांत से हम समझा पा रहे हैं। ठीक है, यदि इसी केस में ये क्रियाकारक हमने अलग अलग लिए थे a प्लस बी, यदि ये क्रियाकारक एक समान हो, दोनों ही ए मॉलिक्यूल हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ये प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को लिखा जाता है जेड ए 4n स्क्वायर ए सिग्मा स्क्वायर पाई के टी अपॉन एम ए अपॉन हाफ, या k इज इक्वल टू जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये भी आरएनएस इक्वेशन जैसा ही है, पर इसमें एक ही अंतर है कि यहाँ पर वहाँ ए ई माइनस ई अपॉन आर टी हमने पढ़ा था, और यहाँ पर जेड है, तो ए वहाँ पर एक आवर्ती फलन नियतम था, जबकि यहाँ पर जो जेड है वो प्रतीक आयतन या समय में टक्करों की संख्या, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो अतः टक्करों के सिद्धांत से हम आरएनए के सिद्धांत को भी समझा पा रहे हैं। नाउ इसकी सीमा है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस क्या है वो हम देख लेते हैं। संकटवाद की सीमा है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला इसकी लिमिटेशन, इसके लिए जो सीमाएं बांधी गई शुरू में,
उससे शुरू हो जाता है। हमने ये मान लिया कि जो अणु है वो एक दृढ़ अणु। सबसे पहले हमने क्या माना था, देखते हैं। यहाँ हमने माना इस सिद्धांत के अनुसार वो एक दृढ़ गोले की तरह होता है। ठीक है, मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि यह एक रियल सिचुएशन नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार अणु एक दृढ़ गोले की तरह होता है जिसमें ना तो कोई कंपन है ना ही एक घूर्णन है, जो कि एक वास्तविक स्थिति नहीं है। ठीक है, सामान्यतः किसी भी अणु में कंपन भी होते हैं और घूर्णन भी होते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है कि घूर्णन या कंपन नहीं हो जबकि हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। ओके, इसलिए क्योंकि हमने लिमिटेशन उस पर लगा दिया, इसलिए इस संघट्टवाद के द्वारा जो K का मान निकाला जाता है वह प्रायोगिक मानों से काफी भिन्न आता है। भिन्न आते हैं, कारण यही है क्योंकि हमने इसमें न तो घूर्णन को जगह दी, न स्थानांतरण को जगह दी, न कंपन को जगह दी। किसी भी तरह का मोशन जो हो रहा है मॉलिक्यूल में उसको हमने संघट्टवाद में लिमिट कर दिया, उसको ये हमने लिमिटेशन कर दी उसकी। तो इस कारण, इस लिमिटेशन के कारण जो इससे K की वैल्यूज आती है वो सही नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए जो ऊपर पढ़ा हमने वो सरल संघट्टवाद कहलाता है, जबकि एक नया संशोधित संघट्टवाद दिया गया जो इस तरह होता है, K is equal to rho Z E minus E upon RT पावर। ओके, तो ये कहलाता है संशोधित संघट्टवाद, जहां पर कि जो रो है, रो ये कहलाता है प्रायिकता गुणांक, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और हिंदी में जिसे हम कहते हैं प्रायिकता गुणांक और प्रोबेबिलिटी फैक्टर या त्रिविम गुणांक, इसके नाम है होगी। तो ये K रो जेडी माइनस E अपन RT ये संशोधित संघट्टवाद का नियम का समीकरण कहलाता है, जिसमें कि घूर्णन, कंपन आदि को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा संघट्टवाद या सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर। ये एक मॉडिफिकेशन इक्वेशन भी कहलाता है सरल संघट्टवाद का। और जब इस तरह हम K की वैल्यू निकालते हैं इस फैक्टर को रखने के बाद, तो जो K की वैल्यूज निकल के आती है वो काफी समीप होती है जो प्रैक्टिकली K की वैल्यूज निकाली जाती हैं। ये था सिंपल कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिएक्शन थ्योरी, या जिसे कहते हैं परम अभिक्रिया गति सिद्धांत, या फिर जिसे हम कहते हैं संक्रमण अवस्था का सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।